तेरा सोना मां दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरा सोना मां दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरे गल फुल्लां दा हार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरे गल फुल्लां दा हार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरा सोना मां दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। मेरे मन अंदर तेरा कर होवे, मेरे मन अंदर तेरा कर होवे, तेरा दर होवे, मेरा सर होवे। मेरे मन अंदर तेरा कर होवे, तेरा दर होवे, मेरा सर होवे। ओ जद पेट मेरी स्वीकार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। जद पेट मेरी स्वीकार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरा सोना मां दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरे गल फुल्लां दा हार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तू पीला शेर सजावे मां, हो पवन स्वरूपावे मां। तू पीला शेर सजावे मां, हो पवन स्वरूपावे मां। हो तेरी हुंदी जय जयकार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरी हुंदी जय जयकार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा। एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरा सोना मां दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरे गल फुल्लां दा हार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा, एक तू होवे एक मैं होवा। तेरा सोना दरबार होवे, एक तू होवे एक मैं होवा। हेलो 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 तेरा भवन रंगीला हेलो, 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 हेलो। तेरा भवन
रंगीला देखा मैं कंज का दी लीला देखा मैं तेरा भवन रंगीला देखा मैं कंज का दी लीला देखा मैं हो जग भी तेरा दीदार होवे एक तू होवे एक मैं होवा एक तू होवे एक मैं होवा एक तू होवे एक मैं होवा हो जग भी तेरा क्या दीदार बात होवे है। एक तू होवे एक मैं होवा एक तू होवे एक मैं होवा एक तू होवे एक मैं हाँ जी, होवा वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग अक्षरा, गुड मॉर्निंग रवि, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग भल्ला साहब, गुड मॉर्निंग तीरथ, गुड मॉर्निंग रिया, वेरी गुड मॉर्निंग। सर जी आज पीजीबीपी की क्लास 11:30 को है। हाँ जी, पीजीबी क्लास आज 11:30 बजे है जी। आज क्लास थोड़ी सी जल्दी है, ठीक है। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब आज वाली क्लास में हमें चैप्टर जो जीएसटी का रिवाइज करना है, वो कौन सा रिवाइज करना है जी? प्लेस ऑफ सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई से पहले कुछ क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए थे, तो मैंने कहा था मेरे से डाउट पूछ लेना, तो बच्चों ने कहा था ठीक है डाउट पूछ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिर सारे क्वेश्चन दोबारा से मेरे पास वापस आ गए हैं। तो ये बच्चों के डाउट्स आए हैं, थोड़े से डाउट ही हैं, मतलब मैंने मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट दिए थे, तो इतने ही डाउट मुझे वापस मिल गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके इतने सारे डाउट्स आए हैं, कम से कम अपने देखते डाउट तो पूछे, ठीक है। तो एक बार पहले फटाफट से ये देख लेते हैं, ठीक है। एक बार पहले फटाफट से ये देख लेते हैं डाउट्स, उसके बाद जो होगा फिर स्टार्ट करेंगे फिर प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर जी, है ना। इसके बाद फिर हम प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर जो है हम स्टार्ट कर देंगे। सर जी बीच में ऐड आ रही है तो देख लो ना, थोड़ी बहुत दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? लो बंद कर दी ऐड, ठीक है। चलो जी इधर देखो ध्यान से जी। तो एक बार अब यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। तो आपने जो मुझसे डाउट पूछे थे, तो ये डाउट पूछे थे, तो ये क्वेश्चन आपने मुझे डाउट पूछे, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 23, 24, 25, 30, 28, 29, सारे के सारे ऑलमोस्ट डाउट ही हैं। हाँ तो ईवी बिल वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में है, तो ईवी बिल वाला चैप्टर तो हमने कर लिया ना, तो ईवी बिल वाला चैप्टर तो हम कर चुके हैं, तो उसकी तो रिवीजन भी हो चुकी है, वो क्वेश्चन तो करके आने ही थे, ऑब्वियस सी बात है, नालायक, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट एंड डिवाइस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस अंडर रूल 138 कैपिटल ए ऑफ सीजीएसटी रूल। पहली बात तो ईवी बिल की बात कर रहा है कि ईवी बिल का मतलब जो पर्सन गुड्स का मूवमेंट करेगा, जो पर्सन गुड्स का मूवमेंट करेगा, मतलब जो कन्वेंस लेके जा रहा है, कन्वेंस का जो पर्सन इंचार्ज होगा, फॉर एग्जांपल ड्राइवर होगा, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ेंगे साथ में। तो पहली बात, सबसे मेन बात, एक तो इनवॉइस, भाई जो वो सामान है उसका इनवॉइस, और अगर इनवॉइस नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई, अगर वो नहीं है तो डिलीवरी चालान, इसमें से कुछ भी है वो उसे कैरी करना पड़ेगा। फिर जो वो ई वे बिल है, या तो उसकी फिजिकल कॉपी मतलब प्रिंट आउट, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा वो कैरी करना पड़ेगा, या फिर ई वे बिल का नंबर होगा वो उसे कैरी करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो उसने यही तो पूछा था इसके अंदर, इसमें डाउट वाला मेरे को समझ नहीं आया, डाउट वाला फंडा क्या था इसके अंदर। उसने बस यही तो पूछा कि जो गुड्स के मूवमेंट करेगा वो पर्सन जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करेगा, तो उस सामान से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो कैरी करेगा। और सबसे मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? इनवॉइस होता है, वो नहीं है तो बिल ऑफ सप्लाई होगा, वो नहीं है तो डिलीवरी चालान होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, और इसके साथ में उसको ई वे बिल भी जो है वो कैरी करने हैं, ठीक है। बट यहाँ पे उसने बोला एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रेल, एयर और वेसल। उसका रीजन आपको मैंने बताया था कि बाय रोड वाले केस में ई वे बिल जो होता है वो बिफोर मूवमेंट होता है, बट इस केस में बिफोर मूवमेंट नहीं होता, इस केस में आफ्टर मूवमेंट भी हो सकता है, बट गुड्स को डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले ई वे बिल जनरेट हो जाना चाहिए। तो यहां पर वो बाय रोड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला इनको छोड़ के, क्योंकि इनके केस में हम डॉक्यूमेंट बाद में भी सबमिट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी।
ठीक है जी। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे कंसाइनमेंट बताओ। अब एक बात बताओ यार, ई वे बिल के अंदर हमने समझा नहीं था कि कंसाइनमेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जो भी तुम्हारे टैक्स मतलब जैसे जो हमारी सेक्शन 15 के अंदर वैल्यू आती है, जैसे हमने सेक्शन 15 के अंदर वैल्यू निकालनी सीखी है, सेम वैल्यू निकालते हैं वैसे ही। बट इसमें एग्जम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू हो गया, नील रेटेड की वैल्यू हो गया, नॉन टैक्सेबल की वैल्यू होगा वो नहीं लेते। मतलब जितनी भी टैक्सेबल गुड्स और सर्विस की वैल्यू है वो लेते हैं, प्लस में साथ में जो जीएसटी होता है वो लेते हैं जी। भाई प्लस में साथ में जो भी जीएसटी होगा वो लेके चलेंगे। तो जो हमारा टैक्सेबल गुड्स और सर्विस की वैल्यू प्लस में जीएसटी, एग्जम्प्टेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, उसको हम कंसाइनमेंट वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते ई वे बिल के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का है जी। रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस का मतलब मेरे बच्चे ये होता है, एक तरह का ट्रैकर मिलता है, ट्रैकर, ठीक है ना, एक तरह का ट्रैकर मिलता है कि आपकी लाइव लोकेशन आप कहां पर हो ये आपको लेके साथ में चलना पड़ेगा जी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद फिर आपने मेरे से क्वेश्चन नंबर 19 भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है टल्ली, लो जिसका नाम ही टल्ली है वो डाउट कैसे आ गया। टल्ली, टल्ली टल्ली लाल, ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज ट्रांसपोर्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू 1.5 लाख रुपए। तो क्या उस केस में ई बिल जनरेट करना है? नहीं करना। भाई एक बात मेरे को बताओ, अगर कोई बंदा नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर रहा है तो वो हमने ई बिल में डिस्कस किया था ना, उसको ई बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। भाई जब गुड्स ही नॉन टैक्सेबल है, जब उस पर जीएसटी नहीं है, तो उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी? तो अगर यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर है वो नॉन टैक्सेबल है तो उस केस में ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, यहाँ पे जनरेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि गुड्स एग्जम्प्टेड गुड्स वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद फिर आपने मुझसे पूछा क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। 23, 24, 25, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। अब चेक करो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है जी। सर एग्जम्प्ट तो ऐड ही नहीं होता। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ। आगे देखो जी, कह रहा है एबीसी लिमिटेड इज ए कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूटिव वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सिचुएटेड इन तमिलनाडु इज एंटर, एक मिनट रुको यार, चलो हाँ जी, वो कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड इज ए कॉन्ट्रैक्टर एग्जीक्यूटिव वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सिचुएटेड इन तमिलनाडु। इट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद XYZ लिमिटेड दैट इज अनदर रजिस्टर्ड पर्सन इन तमिलनाडु टू प्रोवाइड वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इन वेरियस स्टेट इन साउथ इंडिया। The precise location detail were to be shared later. In this regard, ABC Limited receive an advance of 1 crore रुपए including GST. You are advised ABC Limited whether they are liable to pay tax under GST on such एडवांस अमाउंट। आंसर इज यस, बिल्कुल पे करना पड़ेगा। यार एक बात मेरे को सोच के बताओ, अगर मान लो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं सर्विस की सप्लाई कर रहा हूं तो सर्विस की सप्लाई वाले केस में हम एडवांस चेक करते हैं। मैं फिर दोबारा बोलूंगा, सर्विस की सप्लाई वाले केस में हम एडवांस चेक करते हैं। अब ये सर्विस की सप्लाई कर रहा है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होती है, उस केस में एडवांस चेक करेंगे। तो क्या एडवांस वाले केस में जीएसटी देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। भाई गुड्स वाले केस में एडवांस चेक नहीं करते, बट सर्विस वाले केस में तो एडवांस चेक करते हैं ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तो उस पर जीएसटी भी देना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वगैरह टैक्स लाइबिलिटी इज टू बी पेड सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब याद करो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमेशा उसको इंटर स्टेट सप्लाई मानते हैं, इंट्रा नहीं मानते। अब क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा यहां पे अब उसने बोला, देखो उसने लिखा ना वेयर एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस नेचर ऑफ सप्लाई नॉट डिटर्मिनेबल, तो फिर उस केस में क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे तो आईजीएसटी लगेगा। जब उसने एडवांस लिया, जब उसने एडवांस लिया उस टाइम पर जब उसने एडवांस लिया उस टाइम पर कौन सा जीएसटी लगाना है तो उसने डिटरमाइन ही नहीं किया ये इंटर है या इंटर है, तो इंटर मानेंगे। फिर रेट कौन सा लगाएंगे? तो मैंने कहा था जनरल रेट जो होता है वो 18% होता है, तो 18% वाला रेट एप्लीकेबल करेंगे। तो 18% वाला रेट यहां पे एप्लीकेबल करेंगे तो रेट लगेगा 18%, सप्लाई बनेगी इंटरस्टेट जी। क्योंकि जब हमने एडवांस लिया उस टाइम पर ये सप्लाई डिटर्मिनेबल ही नहीं थी कि ये इंट्रा है या इंटर है, इसलिए उसको इंटर मानेंगे, 18% जीएसटी यहां पे एप्लीकेबल करेंगे जी। ठीक है जी, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का। चलो फिर आपने 24वां डाउट पूछा जी। तो क्वेश्चन नंबर 24 देख लो क्या डाउट है। 24 कह रहा है
that is Zing Trans of Calcutta engage in the trading of ट्रांसमीटर, ठीक है। 20 मई 2023 को हैव सेंट 500 यूनिट ट्रांसमीटर फॉर एग्जीबिशन एट चेन्नई ऑन सेल ऑफ रिटर्न बेसिस। पता किसकी बात कर रहा है? पता किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सेल ऑन अप्रूवल। याद है वो अप्रूवल वाला पॉइंट हमने किया था कि अगर कंफर्मेशन और 6 मंथ विच एवर इज अर्लियर, अगर कंफर्मेशन 6 महीने से पहले आ गई तो वहां इनवॉइस काटना पड़ेगा। अगर कंफर्मेशन 6 महीने से पहले नहीं आई, फिर जहां 6 महीने खत्म होंगे वहां इनवॉइस काटना पड़ेगा। ये बात उसकी कर रहा है। अब कह रहा है 500 यूनिट में से 300 यूनिट हैव बीन सोल्ड ऑन 28 जुलाई एट द एग्जीबिशन। आउट ऑफ रिमेनिंग 200 यूनिट में से 150 हैव बीन बोट बैक टू कैलकाटा 25 नवंबर और बैलेंस 50 यूनिट हैव नीदर बीन सोल्ड नोर ब्रॉट बैक। Explain the provision under GST law relating to issue of invoice with exact date on which tax invoice need to be issued by Zing Transaction। एक बात मेरे को बताओ, पहली बात मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, यहां से 20 मई की बात कर लो। अब ये 20 मई है, अच्छा 20 मई से पहले 6 महीने कहां पे खत्म होंगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो अगर बात करता हूं 20 नवंबर को, यहां पर 6 महीने खत्म होंगे। अब 300 यूनिट आपने बेच दिया 28 जुलाई को, 6 महीने के अंदर है, तो 6 महीने के अंदर है तो इसमें जो इनवॉइस इशू करना पड़ेगा वो 28 जुलाई या उससे पहले होगा। पहली बात तो ये। फिर अब जो बचे 200, अब वो कह रहे 150 वापिस आ गए। वापिस कब आए? 25 नवंबर। भाई साहब 6 महीने के बाद आए हैं। और 50 वापिस ही नहीं आए, कह रहा सेल भी नहीं किए, वापिस भी नहीं आए, तो इनवॉइस तो इशू करना पड़ेगा ना भाई। जो वापिस नहीं आए इसका मतलब ये थोड़ा गवर्नमेंट जीएसटी माफ कर देगी। तो 200 के 200 यूनिट जो बाकी बचे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा यहां पे, यहां जहां 6 महीने खत्म हो रहे हैं वहीं पे 200 यूनिट का इनवॉइस इशू होगा, ना कि 25 नवंबर को। भाई 25 नवंबर तो है वो 6 महीने के बाद है। मैं दोबारा बोलूंगा, 25 नवंबर जो है वो 6 महीने के बाद है। तो अगर 25 नवंबर 6 महीने के बाद है तो जहां 6 महीने खत्म होंगे हमें तो वहीं पे इनवॉइस इशू करना है ना। तो पहले 300 का तो 28 जुलाई हो गया, अगले 200 का 20 नवंबर हो गया जी। तो अब अगर यहाँ पे चेक कर लो जी, ये तो हो गया 300 का तो 28 जुलाई हो गया, और रिमेनिंग जो 200 है 150 प्लस में 50, चाहे वो बिके ना बिके मैटर नहीं करता, गवर्नमेंट को तो जीएसटी लेना है। तो जहां 6 महीने खत्म हो रहे हैं दैट इज 20 नवंबर, यहां पे इसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो, चाहे वो वापिस आए या नहीं आए। ठीक है ना? हाँ 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 बिल्कुल, लो एक ही एप्लीकेबल होगा जी। कंफर्मेशन, अब कंफर्मेशन इसमें तो यहीं पर है, तो ये कंफर्मेशन और 6 महीने, तो 6 महीने यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो अगर 6 महीने यहाँ पे खत्म हो रहे हैं तो 300 का तो यहाँ कर दिया, 200 का यहाँ पे करना पड़ेगा। बात खत्म जी। ठीक है नहीं? क्या इसको लॉक कर दें? सर एक बार 150 का बता दो। 150 तो आपको वापिस आए 25 नवंबर ना मेरे बच्चे। अब 25 नवंबर तो 6 महीने के बाद है ना। अब 25 नवंबर 6 महीने के बाद है तो इनवॉइस 25 नवंबर थोड़ा इशू करेंगे, इनवॉइस तो 20 को इशू करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट डेट क्या है? 6 महीने। 6 महीने कहां पे खत्म हो रहे हैं? 20 नवंबर। तो 20 नवंबर को हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, चाहे वापिस जो आए वापिस जो आए चाहे वो 25 को आए हैं, बट इनवॉइस जो इशू होगा वो 20 को होगा। बस एक बात ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन नंबर 25 भी डाउट पूछा। कह रहा है वन कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल इनवॉइस, कमेंट द वैलिडिटी ऑफ द अबव स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीएसटी लॉ। आंसर इज नो। यह स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। मल्टीपल इनवॉइस के लिए कंसोलिडेटेड इनवॉइस, कंसोलिडेटेड ई वे बिल आप जनरेट नहीं कर सकते। सर आपने तो हमें कहा था कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट हो सकता है, हो सकता है, बट यहां पे वो क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है मल्टीपल इनवॉइस के लिए आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकते हो। नहीं, ई वे बिल तो अलग अलग ही जनरेट होंगे। फिर वो ट्रांसपोर्टर को ऑप्शन दिया गया है कि वो उन सेपरेट ई वे बिल से कंसोलिडेटेड डिटेल फिल कर सकता है। मतलब यार एक बात मेरे को बताओ, एक ट्रक में मल्टीपल सप्लायर हैं, मल्टीपल रिसीवर हैं, तो कैसे तुम कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर दोगे? क्योंकि सामने वाले बंदे को ई वे बिल देना होगा, हर बंदे को ई वे बिल चाहिए होगा, तुम कैसे एक ही ई वे बिल क्रिएट कर दोगे? वो तो तुम्हारी सिंपलिसिटी के लिए है।
अगर मान लो मल्टीपल सप्लायर, मल्टीपल रिसीवर, मल्टीपल सामान, तो हर एक का अलग अलग ई वे बिल होगा। फिर तुम्हें ऑप्शन मिला है कि तुम उसको कंबाइन कर सकते हो। ये ऑप्शन ट्रांसपोर्टर के लिए है, ये जनरेट करने के लिए नहीं है जी। तो देखो उसने क्या बोला जी, तो स्टेटमेंट इज इनवैलिड, मल्टीपल इनवॉइस कैन नॉट बी क्लब, ठीक है, टू जनरेट वन ई वे बिल इफ मल्टीपल इनवॉइस आर इशूड द सप्लायर टू रिसिपिएंट मूवमेंट ऑफ सच गुड्स मल्टीपल ई वे बिल हैव टू बी जनरेटेड। फिर उसने बोला ईच इनवॉइस वन ई वे बिल हैज टू बी जनरेटेड irrespective of the fact whether the same or different consignor or consignee are involved. However, देखो लिखा ना, however, after generating all these e-way bill, one consolidated e-way bill can be prepared for transportation purpose if goods are going in one vehicle. तो ये ट्रांसपोर्टर के लिए ऑप्शन है, ये बात ध्यान दो। वो भी तब अगर आपका एक व्हीकल में सामान जा रहा है, उस केस में वो कंबाइन करके कंसोलिडेटेड ई-वे बिल जो है वो प्रिपेयर कर सकता है, जनरेट नहीं कर सकते आप, ये बात ध्यान दो ना। सप्लायर और रिसीवर के पास नहीं होता जी, सप्लायर और रिसीवर के पास नहीं होता, ओनली ट्रांसपोर्टर, सिर्फ ट्रांसपोर्टर के पास ये ऑप्शन होता है और किसी के पास नहीं होता जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन नंबर 20, और क्या डाउट था, 28 भी था क्या? क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30। ओ माय गॉड, क्या डाउट लेके आए तुम यार, तुमने सारा ई-वे बिल का चैप्टर ही डाउट पूछ लिया, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे। 28 एक बार चेक करना जी, 28 क्या जी? 28 है वेनाराम प्रोप्राइटर ऑफ ललित किराना स्टोर रजिस्टर्ड एज ए कॉम्पोजिशन डीलर in the Jodhpur district of Rajasthan. He has not furnished the statement for payment of self-assessment tax in the GST CMP 08 for 2 consecutive quarter. अच्छा, he placed an order for purchase of taxable goods worth rupees 5.5 lakh with BOB and Sons, a partnership firm, a registered dealer in the Bikaner district of Rajasthan. ठीक है जी। उसने BOB Sons has been regularly file its GST return. BOB and Sons wants to generate e-way bill with respect to intra-state supply to made Lalit Kirana stores. Whether BOB Sons is allowed to generate e-way bill as per the provision of CGST, answer with proper reasoning. बिल्कुल कर सकते हैं जी यार, जिसने डिफॉल्ट किया वो नहीं कर सकता, परचेज पे तो हो ही सकता है। एक बात मेरे को बताओ यार, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इसने इसको सप्लाई की है, इसने डिफॉल्ट की है, तो ई-वे बिल तो इसका ब्लॉक होगा ना, और ई-वे बिल तो आउटवर्ड सप्लाई पे होता है, इनवर्ड पे थोड़ा होता है। इसने कोई थोड़ा डिफॉल्ट किया है, इसने डिफॉल्ट नहीं किया भाई, ये तो ई-वे बिल जनरेट कर ही सकता है। परचेज में कोई रोक नहीं होती, सेल में रोक होती है, जनरेट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप ई-वे बिल ले भी नहीं सकते भाई, सिंपल सी बात है। इसने रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया है, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई तेरे को दिक्कत आने वाली है, तू ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएगा। बट जिसने तेरे को बेचा है उस केस में तो ई-वे बिल कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे तो ओपन है, क्योंकि यहां पे कोई डिफॉल्ट की बात ही नहीं है। तो यहां पे डिफॉल्ट है, यहां पर ई-वे बिल की बात नहीं होगी, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है ना। तो परचेज वाले केस में कोई रोक थोड़ा है, सेल वाले केस में रोक है। ये थोड़ा कि अगर मैंने कोई डिफॉल्ट किया तो भाई साहब मेरी परचेज और सेल दोनों का ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएगा, नहीं, सेल का ब्लॉक होगा, परचेज का थोड़ा ब्लॉक होगा। परचेज का तो उस पर डिपेंड करता है, सामने वाले पर्सन पे, उसने डिफॉल्ट किया ही नहीं किया। तो मेरा काम तो सेल है, सेल का ब्लॉक होता है ई-वे बिल, ना कि परचेज का होता है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपने देखो, अगर आप चेक करोगे उसने वही बोला हुआ है कि प्रेजेंट केस में किराना जो ललित किराना है उसने ये नहीं किया, तो ही हैड प्लेस ऑर्डर फॉर, उसने परचेस का ऑर्डर किया, वो रेगुलरली भर रहा है सामने वाला बंदा, तो वो अगर रेगुलर भर ले तो वो जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किराना स्टोर जो है वो नहीं कर सकता, बस ये बात ध्यान दो, क्योंकि उसने डिफॉल्ट की है। बट जो उसको बेच रहा है वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लो जी, ये भी डाउट है। ड्रीम वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी in the state of Haryana during the financial year 23-24 is annual aggregate turnover 12 crore. In the month of April 24 it supply goods worth 12 lakh रुपए to Nightmare Limited, a registered taxable person. You are required to ascertain whether issue invoice is mandatory in respect of this transaction. Answer is yes, क्योंकि टर्नओवर 12 करोड़ की है जी।
क्योंकि टर्नओवर 12 करोड़ की है। अब अगर 12 करोड़ की टर्नओवर है तो 5 करोड़ से ज्यादा है, तो अगर 5 करोड़ से ज्यादा है उस केस में इसको ई वे बिल जो है वो जनरेट करना जरूरी है, क्योंकि टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चली गई है। तो बताओ इसमें पता नहीं डाउट कैसे आया भाई, 5 करोड़ से ऊपर है तो अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो ई वे बिल जो है वो जनरेट करना जरूरी है, क्योंकि टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चली गई है। कह रहा है व्हाट वुड बी योर आंसर इफ नाइटमेयर लिमिटेड इज ए एससीजेड यूनिट। क्या आपका आंसर अलग होता? बिल्कुल अलग होता जी। अब एससीजेड यूनिट को ध्यान सुनना जी, अगर एससीजेड यूनिट सप्लाई कर रहा है तो उस केस में ई वे बिल एग्जम्प्ट होता है, सॉरी ई वे बिल कह रहा हूं, ई इनवॉइस एग्जम्प्ट होता है। याद है ई इनवॉइस में एग्जम्पशन में एससीजेड यूनिट लिखा होता है। हम एससीजेड को सप्लाई कर रहे हैं तब हमें ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ सकता है। एससीजेड कोई सप्लाई कर रहा है उसको ई इनवॉइस जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। तो यहां पर एक बार चेक कर सकते हैं क्या लिखा है जी। तो हमने यहाँ पे सप्लाई जो की है ड्रीम वर्ल्ड इज जो है ये हमने प्राइवेट लिमिटेड स्टैंडर्ड जीएसटी स्टेट ऑफ हरियाणा एग्रो एनुअल टर्नओवर इतनी है। अच्छा इसको सप्लाई कर रहा है टू, ये टू को सप्लाई कर रहे हैं ना, टू तो एससीजेड में। अच्छा तो एससीजेड यहाँ पे सप्लाई नहीं कर रहा, यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड एससीजेड को सप्लाई कर रहा है, तो भैया करना पड़ेगा, फिर ई इनवॉइस करना पड़ेगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जम्पशन तब मिलती है जब एससीजेड सप्लाई कर रहा हो। यहां तो जो ये कौन है ड्रीम वर्ल्ड जो है वो एससीजेड को सप्लाई कर रहा है, तो ड्रीम वर्ल्ड को तो जनरेट करना पड़ेगा। यहां पे कोई रोक मतलब एग्जम्पशन नहीं है, एग्जम्पशन एससीजेड यूनिट के ऊपर है ना कि ड्रीम वर्ल्ड के ऊपर है। तो यहाँ पे ड्रीम वर्ल्ड की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे जी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड बाय एससीजेड, तो फिर नॉट एप्लीकेबल, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाउएवर इन केस सप्लाई मेड बाय नोटिफाइड पर्सन टू एससीजेड, invoice need to be issued, therefore invoice provision shall be applicable in respect of supply made by dream world to nightmare even if वो SZ में क्यों ना हो, क्योंकि टू वाले केस में रिक्वायरमेंट है, बाय वाले केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्या इसको लॉक करें? पक्का पक्का। फिर एक क्वेश्चन नंबर 30 भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 30 तो मेरे ख्याल से हमने क्लास में भी किया था, वैसे एक बार क्वेश्चन नंबर चलो 30 भी देख लो क्या आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कह रहा मोहन एंटरप्राइज इज रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन गांधीनगर, ठीक है, गुजरात। दे रिसीव सर्विस ऑफ एडवोकेट, ठीक है, समीर, ए रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। शेखर एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ लेबर टू मोहन एंटरप्राइज, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट मोहन एंटरप्राइज इफ ही इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज अंडर 9394। पहली बात तो ये समझ लो कि अब यहां पे मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन, यहां पे दो सर्विस है। अब दो सर्विस जो हैं, एक तो एडवोकेट की सर्विस है। जो एडवोकेट सर्विस दे रहा है, एडवोकेट रजिस्टर्ड पर्सन है और एडवोकेट की सर्विस पे आरसीएम है, बिल्कुल आरसीएम है, 100% है। बट यहां पे रिसीवर इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड है। तो भैया इस केस में तो रिसीवर इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड है। रिसीवर सेल्फ इनवॉइस तब रेज करता है जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, तो यहां तो ये तो नहीं कर पाएगा। और दूसरा फिर यहां पे जो लेबर की सर्विस है, माना यहां पे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, माना सप्लाई अनरजिस्टर्ड है, बट मेरे बच्चे लेबर की सर्विस तो रिवर्स चार्ज में वैसे ही नहीं आती। हमने कहां पढ़ा लेबर की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है? हमने कहां पढ़ा लेबर की सर्विस पे रिवर्स चार्ज है? लेबर की सर्विस पे तो कहीं पर भी रिवर्स चार्ज नहीं है। तो ये दोनों की दोनों सर्विस, एक पे रिवर्स चार्ज है बट वहां पे रिसीवर इनवॉइस जनरेट नहीं करेगा क्योंकि उसका रीजन क्या है? क्योंकि सप्लायर रजिस्टर्ड है। दूसरा फिर गवर्नमेंट कह रही है दूसरे पे रिवर्स चार्ज ही नहीं है। जब रिवर्स चार्ज ही नहीं है तो फिर बात खत्म होगी ना, उस केस में रिसीवर नहीं सप्लायर करेगा और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, उस पर जीएसटी की बात ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे अपने लीगल सर्विस जो है आरसीएम एप्लीकेबल बिल्कुल है, ठीक है। सप्लायर क्या है? रजिस्टर्ड है। तो मोहन जो है वो नॉट रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस इन प्रेजेंट केस। हाउएवर मोहन शैल बी रिक्वायर्ड टू इशू ए पेमेंट वाउचर, वो तो ऑब्वियस बात है पेमेंट वाउचर इशू करेगा। फिर सप्लाई ऑफ लेबर सर्विस assuming RCM is applicable in present case as per 9(4), मोहन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू इशू इन द प्रेजेंट केस बिकॉज सप्लायर इज। अच्छा पहली बात मैं बता दूं जी, ये 9(4) में कवर नहीं है।
इन्होंने क्या बोल दिया, अच्छा इन्होंने एज्यूम कर लिया, इन्होंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे आरसीएम है, बट बता दूं 9 आरसीएम यहाँ पे कवर नहीं है जी, यहाँ पे आरसीएम कवर नहीं है। 9.3 के अंदर हमने कहीं आरसीएम नहीं पढ़ा और 9.4 हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है, ठीक है। 9.4 हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है, इन्होंने एज्यूम कर लिया। अगर हम ये एज्यूम करके आ रहे हैं कि आरसीएम में कवर नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि हाँ ये आरसीएम में है और वो अनरजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पे सेल्फ इनवॉइस रेज कर सकते हैं जी। तो इसने यहाँ पे लिखा मोहन एंटरप्राइज शेल रिक्वायर टू इशू अ पेमेंट वाउचर तो करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे वो इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने एज्यूम कर लिया वो आरसीएम में। बट लेबर की सर्विस कहीं आरसीएम में कवर है नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो आप ये भी एज्यूम करके आ सकते हो कि लेबर की सर्विस पे आरसीएम नहीं है, तो नहीं है तो यहां पर भी मोहन एंटरप्राइज को कोई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। यस यस भल्ला साहब यस। धन जी, सेल्फ इनवॉइस सिर्फ एक केस में है, अगर आरसीएम वाला केस हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, सिर्फ सेल्फ इनवॉइस की बात वहां पे होती है। अगर आरसीएम वाला केस हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, तब आरसीएम की वो सेल्फ इनवॉइस की बात होती है। चलो री, तो अब जाके आपके क्वेश्चन के डाउट खत्म हुए हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा आधा घंटा डाउट्स में लग गया, बट कोई बात नहीं, आपके दिल में कम से कम ये सेटिस्फेक्शन तो है कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करोगे तो और इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि एक बार सारे के सारे क्वेश्चन आंखों के नीचे से निकल गए हैं जी, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ जी, अब जो हम यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई का जी। चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। अब सुनो ध्यान से, पहले मैं तुम्हें होमवर्क ही दे देता हूँ जी, पहले मैं तुम्हें होम, अच्छा कल संडे है ना, कल संडे को हमारी क्लास होगी, बट कल संडे को हमारी क्लास जो होगी 8:30 10:30, आप मान के चलो 11:30 बजे के अराउंड। मैं आपको एक बार टेलीग्राम पे मैसेज डाल दूंगा 11:30, क्योंकि कल मेरी सुबह क्लास है 8:30 से 11:30, मतलब 11:30 12 के अराउंड क्लास होगी। कल हमारी शाम को नहीं होगी, तो कल हमारी जो क्लास होगी 11:30 12 बजे के अराउंड होगी सुबह, ठीक है। एक बार मैं टाइम कंफर्म कर दूंगा। और अब मैं तुम्हें पहले ही होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम सारे के सारे प्लेस ऑफ सप्लाई के आज तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। मेरा टारगेट था कि आज मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, बट आधा घंटा डाउट में निकल गया। तो ऐसा करते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हम रिकॉल कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन एक बार के लिए होमवर्क है आपके। टोटल मेरे ख्याल से इसके भी वही आई थिंक 25-26 क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चंस एक बार अपने घर से ट्राई करने हैं। अगेन मुझे पता है अपने सारे डाउट पूछने हैं, बट जो भी अगर 2-3 क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो सोल्व हो ही जाएंगे। तो जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में डाल देना। कल वाली क्लास में प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस के पहले डाउट डिस्कस कर लेंगे, देन फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। कल पीजीपी सुबह है ना, कल पीजीपी क्लास होगी सुबह 8:30 जी, कल पीजीपी की क्लास जो होगी वो सुबह 8:30 बजे होगी जी। चलो जी, इधर देखो ध्यान से जी, अब एक बार फटाफट से प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करते हैं, ठीक है जी। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर रिवाइज करने से पहले समझो कि प्लेस ऑफ सप्लाई के जितने भी सेक्शंस हैं ना, ये सारे के सारे आईजीएसटी एक्ट के, मतलब इसमें कोई भी सिंगल सेक्शन भी जो है, सिंगल सेक्शन भी जो है वो सीजीएसटी एक्ट का नहीं है, ये सारे के सारे सेक्शन आईजीएसटी एक्ट के हैं। अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर टोटल मिला के जो हमें सेक्शन कवर करने हैं, एक तो सेक्शन नंबर 10 हमें यहाँ पे कवर करना है और एक सेक्शन नंबर 12 हमें यहाँ पे कवर करना है। ये दोनों सेक्शन हमें यहाँ पे कवर करने हैं और ये दोनों के दोनों आईजीएसटी एक्ट के। सर ये दो सेक्शन अलग अलग क्यों है? उसका रीजन है कि सेक्शन 10 गुड्स की सप्लाई से रिलेट करता है, सेक्शन 12 सर्विस की सप्लाई से रिलेट करता है, और ये दोनों डोमेस्टिक सप्लाई की बात करते हैं। इंटरनेशनल सप्लाई वाले केस में दोनों सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है और वो हमारे सिलेबस में भी किसी काम की नहीं है। इट मींस अगर मैंने कोई सप्लाई इंडिया में की, मतलब सप्लायर और रिसीवर ये दोनों इंडिया के हैं, ये दोनों इंडिया के हैं, उस केस में दो सेक्शन है। सर अगर सप्लायर रिसीवर में से कोई बाहर है या दोनों ही बाहर हैं, उस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। उस केस में फिर एक सेक्शन नंबर 11 है गुड्स वाले केस में, सेक्शन नंबर 13 है सर्विस वाले केस में। बट हमें 10 और 12 डिस्कस करने हैं, 10 गुड्स वाले केस में और 12 सर्विस वाले केस में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर हमने गुड्स की सप्लाई की है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने बोला सप्लाई ऑफ गुड्स में दो केस हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल।
इंटरनेशनल सेक्शन नंबर 11 का आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में बनेगा क्योंकि जीएसटी लगाना है। एक्सपोर्ट वाले केस में नहीं लगाना होता तो आउटसाइड इंडिया बनेगा, बट अगेन ये प्रैक्टिकली हमारे किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पे आओ कि अगर हमने डोमेस्टिक सप्लाई किया तो क्या होगा। दो केस होंगे, या तो B2B सप्लाई है या B2C सप्लाई है। अब B2B होगी, B2C होगी। अब B2B का मतलब क्या होता है, मैं भी रजिस्टर्ड हूं, सामने वाला बंदा भी रजिस्टर्ड है, ये B2B। मैं रजिस्टर्ड हूं, सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, मैंने उसको गुड्स की सप्लाई की है, ये B2C है। तो B2B वाले केस में दो केस हैं, B2B वाले केस में दो केस हैं, या तो आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है या आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर आपकी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब सामान अलग से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सामान अलग से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट कहती है जो इस सामान का टर्मिनेशन पॉइंट होगा, मतलब जहां पे लोकेशन टर्मिनेट होगी, दैट इज डेस्टिनेशन पॉइंट, वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे निकल के आ जाएगा जी। तो अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जहां पर ये सामान जा रहा है, मैं दोबारा बोलूंगा, जहां पर ये सामान जा रहा है डेस्टिनेशन पॉइंट, वो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर जहां पर आपने गुड्स को डिलीवरी दिया, डिलीवरी का मतलब होता है जैसे मैंने तुम्हें यहां पे सामान पकड़ाया, अब तुम सामान कहीं पर भी लेके जा रहे हो, मैटर वो नहीं करता मैंने तुम्हें वो डिलीवरी कहां पर दिया, मैटर ये करता है, ये तब होगा अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो मूवमेंट इन्वॉल्व वाले केस में डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं वाले केस में डिलीवरी पॉइंट जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। और एक है B2B। अब B2C में देखो जी, B2C में गवर्नमेंट कहती है कि जो रिसीवर की लोकेशन होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। रिसीवर मतलब सामने वाला। और अगर रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सिंपल भाषा में क्या निकल के आ रहा है, सिंपल भाषा में निकल के आ रहा है रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, सप्लायर जहां सप्लाई वहां। भाई B2C वाले केस में गवर्नमेंट ने बोला रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां ये नहीं पता, सप्लायर जहां सप्लाई वहां, ये हमारा B2C वाला निकल के आ रहा है। तो ये पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो B2B वाला केस है तो ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल है, B2C वाला केस है तो ये वाला पॉइंट एप्लीकेबल है। अच्छा एक पॉइंट में और बताना, एक हमने डिस्कस करते हैं कई बार बिल टू शिप टू, याद है बिल टू शिप टू। अब बिल टू शिप टू का मतलब क्या होता है कि मान लो बिल मेरे नाम पर काटा, बट मेरी डायरेक्शन से अब वो सामान किसी और को जा रहा है। अब अगर मेरी डायरेक्शन से अब वो सामान किसी और को जा रहा है तो फिर गवर्नमेंट कहती है जिस पर्सन ने डायरेक्शन दी है, जिस पर्सन ने डायरेक्शन दी है प्लेस ऑफ सप्लाई उसकी लोकेशन बनेगी, ना कि जाके सामान जा रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं दिल्ली का हूं, तुम हरियाणा के हो, तुमने मुझे बोला, हेलो भाई साहब, तुमने मुझे बोला, क्या बोला तुमने मुझे, ये सामान पंजाब भिजवा दो, तो तुमने मुझे बोला पंजाब भिजवा दो, तुम हरियाणा के हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा बनेगा, पंजाब नहीं बनेगा, जिसने डायरेक्शन दी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो यहां पर देखो री, ये वाला बिल टू शिप टू, बिल टू शिप टू का प्रिंसिपल प्लेस, ठीक है, थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसने डायरेक्शन दी है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। और ये भी B2B वाले केस की बात हो रही है। बट अगर B2C वाला केस है, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, जैसे आजकल अपना बिलिंग एड्रेस अलग होता है, शिपिंग एड्रेस अलग होता है, बिलिंग एड्रेस अलग होता है, शिपिंग एड्रेस अलग होता है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं जो शिपिंग एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस नहीं, जो शिपिंग, आपने कई बार अमेजोन फ्लिपकार्ट, तो गवर्नमेंट यहां पर एक पॉइंट लेकर आई, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ECO के माध्यम से, ECO के माध्यम से, या कोई OIDR की सर्विस है, या ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस है, और सामने B2C है, मतलब सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड है, तो अब गवर्नमेंट कह रही है ये मैंडेटरी है कि सामने वाला बंदा किस स्टेट का है उसको वो स्टेट बतानी जरूरी है, उसको वो स्टेट बतानी जरूरी है। और जो वो स्टेट बताएगा उसी स्टेट को हम प्लेस ऑफ सप्लाई बना के वहां पे GST एप्लीकेबल करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो अल्टीमेटली वही बात हो रही है कि जहां पे सामान जाना है, जहां पे सामान, बिलिंग नहीं, शिपिंग, जहां सामान जाना है, जहां पर सामान जाना है, तो वो स्टेट जो होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी, उसी के बेस पे उसके बिल पे GST लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो यहां पे देखो जी, जैसे यहां पर इन्होंने क्या बोला, तो यहां पर देखो, इन केस ऑफ फॉलोइंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग केसेस सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट द सप्लाई आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ द स्टेट
of the recipient on the tax invoice irrespective of the value of such service and to declare place of supply of the said service as the location of recipient. ठीक है जी, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ स्टेट ऑफ द रेसिपिएंट इन देयर डिटेल ऑफ। अब यह कौन सी सप्लाई है? सप्लाई ऑफ एनी सच ऑनलाइन डिजिटल सर्विस, OIDR की सर्विस या ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस, जो भी स्टेट का एड्रेस, मतलब जो स्टेट का एड्रेस मेंशन किया होगा उसको वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर मान लिया जाएगा। ये गुड्स वाले केस में निकल के आ रहा है। तो B2B वाले केस में अलग है, B2C वाले केस में अलग है। तो B2B का फंडा अलग है, B2C का फंडा अलग है। सर ये चीजें याद कैसे होंगी? ये चैप्टर ऐसा है जस्ट लाइक इनकम टैक्स में TDS और डिडक्शन, याद होनी जरूरी है। इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं एक बार दोबारा बोल दूंगा, एक बार फिर बोल दूंगा, एक बार फिर बोल दूंगा, बट अल्टीमेटली याद तुम्हें ही करना पड़ेगा। भाई मैं तुम्हें समझा सकता हूं इस केस में क्या लिखा है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं दिमाग में सेट करनी है, क्योंकि जब तुम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें बार बार प्रोविजन याद होने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें याद ही नहीं आ रहा होगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था, तो वो याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी। OIDR का मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, ठीक है ना। जैसे ChatGPT हो गया, जेमिनाई हो गया, ये OIDR की सर्विस में आते हैं। तब आगे देखो, अगला है गुड्स आर असेंबल्ड, है नी, गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल। अब कई बार क्या होता है, गुड्स असेंबल होते हैं एक लोकेशन पे, जैसे अलग अलग जगह से सामान आ रहा है, अलग अलग जगह से सामान आ रहा है, फिर वो एक जगह पे असेंबल होगा। तो जिस जगह पे वो असेंबल होगा, असेंबली पॉइंट गवर्नमेंट कह रही है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो, क्या बात समझ में आएगी? तो जहां पर वो असेंबल होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। उसके बाद सप्लाई ऑन बोर्ड। अब जो रास्ते में खाने पीने का सामान मिलता है, आपने कई बार अगर ट्रेन में सफर किया हो, बस में सफर किया हो, तो उसमें खाने पीने का सामान नहीं मिलता, चाय 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 चाय, गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म चाय, पकोड़े पकोड़े पकोड़े, गड़ पकोड़े पकोड़े, चना दाल चना दाल चना दाल चना दाल, नींबू चना दाल नींबू चना दाल, चाय 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 चाय, चाय वाले चाय वाले चाय वाले। अब ये जो रास्ते में सामान बेच रहे हैं तो इनकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? टेकन ऑन बोर्ड, जहां से वो सामान चढ़ा, जहां से वो सामान चढ़ा। आप जहां से नहीं चढ़े, जहां से वो सामान चढ़ा, वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अकॉर्डिंगली GST लगेगा जी। तो ये पॉइंट हमारे गुड्स वाले केस में निकल के आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट है जी। तो गुड्स वाले केस में कुछ ज्यादा है नहीं है वैसे। गुड्स वाले केस में जनरल, B2B, B2C। B2B में दो मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेस्टिनेशन, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डिलीवरी। फिर B2C में रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सप्लाई वहां। फिर बिल टू शिप टू में जिसने डायरेक्शन दी है B2B। फिर अगर ये बिल टू शिफ्ट वाला फंडा B2C में है तो जो स्टेट की लोकेशन बताई जाएगी वो स्टेट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। फिर असेंबली वाले केस में असेंबली पॉइंट हो गया, और फिर उसका अगला अपना पॉइंट हो गया टेक उसमें गुड्स ऑन बोर्ड वाले केस में टेकन ऑन बोर्ड, जहां से वो सामान चढ़ा वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। सर ऑन बोर्ड पे GST कैसे लगेगा जब टिकट लेंगे? नहीं भाई, टिकट लेंगे नहीं, जिसने वो सप्लाई की वो GST चार्ज करेगा ना, जिसने वो सप्लाई की वो GST चार्ज करेगा। बाकी ट्रेन में अगर तुम खाना बीच में मिक्स करवा रहे हो वो तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उस पर तो वो रेट लगेगा। ये तो रास्ते में खाने पीने का सामान मान लो यहाँ पे बिक रहा है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है जी, ठीक है ना। अब आगे देखो यहाँ पे जी, आगे यहाँ पे आ रहा हो सर्विस। अब सर्विस वाले केस में जनरल रूल क्या है? सर्विस वाले केस में जनरल रूल देखो जी, अगर सप्लाई की है B2B मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, फिर तो जो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब सामने वाले की जो लोकेशन होगी वो यहां पे बन जाएगा। बट अगर सप्लाई की है अनरजिस्टर्ड को तो रिसीवर की लोकेशन, नहीं पता तो सप्लायर की लोकेशन। रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सप्लाई वहां, ये अनरजिस्टर्ड वाले केस में। तो भैया RP वाले केस में तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और अनरजिस्टर्ड वाले केस में रिसीवर की लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर की लोकेशन, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये जनरल केस है, जनरल मतलब अगर कहीं पर कवर नहीं होंगे तो तुम सब यहां पे कवर हो जाओगे जी। उसके बाद अगर कोई सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस है, जैसे होटल के एकोमोडेशन हो गया, रेंटिंग की सर्विस हो गया, ठीक है, आर्किटेक्ट की सर्विस हो गया, कंस्ट्रक्शन की सर्विस हो गया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस हो गया, ठीक है। फिर जो कई बार क्या होता है, जो होते हैं ना होर्डिंग,
कभी आपने देखा होर्डिंग, रास्ते में बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, तो होर्डिंग फिक्स होते हैं जमीन के साथ, वो फिक्स होते हैं, तो उसको भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल में कवर करते हैं, उसको भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल में कवर करते हैं। जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं जो जमीन से फिक्स होते हैं, तो उसका स्पेस जब बिकता है तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल का ही पार्ट मानते हैं कि ये हमने इतना पोर्शन यूज करने के लिए दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया सिंपल सी बात है, इमूवेबल वाले केस में अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी इंडिया में है और वन स्टेट में है, तो जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेट करेगी वो, और अगर मोर देन वन स्टेट में है तो फिर प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, प्रपोर्शनेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली हम वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। बट अगर प्रॉपर्टी तुम्हारी इंडिया से बाहर है तो फिर रिसीवर जो इंडिया का है, रिसीवर की लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर बन जाएगी जी। तो अगर मान लो प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो गवर्नमेंट कह रही फिर बाहर नहीं मानेंगे, फिर जो रिसीवर तेरा इंडिया का रहने वाला है उसकी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि हमें जीएसटी लेना है। कायदे से तो बाहर बनना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं, सप्लायर इंडिया का, रिसीवर इंडिया का, और भाई साहब प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है, हमें तो ऐसे जीएसटी मिलेगा ही नहीं। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला रिसीवर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है। उसके बाद देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग की सर्विस जी, ठीक है जी। रेस्टोरेंट हो गया, कैटरिंग हो गया, तो इसमें गवर्नमेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही रेस्टोरेंट कैटरिंग वाले केस में जहां पर वो सर्विस परफॉर्म की जा रही है, जहां पर वो सर्विस परफॉर्म की जा रही है, परफॉर्म का मतलब जहां पे रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कैटरिंग की सर्विस दी जा रही है, या जहाँ पे हेल्थ सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस दी जा रही है, मतलब जहां पे वो परफॉर्म, जैसे आज मैं जिम जा रहा हूं तो जहां पे वो जिम लोकेट कर रहा है, और अगर मैं मान लो फेशियल करवाने जा रहा हूं तो जहां पर भी वो सर्विस परफॉर्म की जाएगी वो लोकेशन उसका पीओएस बन जाएगा। चाहे B2B वाला केस हो चाहे B2C वाला केस हो, इसमें मैटर नहीं करता, और ना ही वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में मैटर करता है। B2B B2C दोनों में सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या निकल के आता है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस। अब ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस का मतलब ये जो इंडियन आइडियल वाले हैं, अब इंडियन आइडियल वाले क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को ही तो अप्रेजल कर रहे हैं, मतलब जो सामने बंदा गा रहा है, ये दौलत भी ले लो, क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है काबे, क्या बात है, ये शोहरत भी ले लो चाहे छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। बात समझ रहे हो? तो ये जो परफॉर्मेंस की सर्विस दी जा रही है, डांस इंडिया डांस, इंडियन आइडल, ये क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विस है। ट्रेनिंग जो जगह जगह जाके सेमिनार चल रहे हैं, ये सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। कंपनीज के अंदर बड़े बड़े सेमिनार जी, कंपनीज के अंदर बड़े बड़े सेमिनार चलते हैं, तो वो आपका ट्रेनिंग की सर्विस है। तो अगर B2B है तो B2B में तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी लोकेशन, B2C में फिर जहां पर वो सर्विस परफॉर्म की जाएगी वो लोकेशन बनेगी पीओएस। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? तोबा तोबा तोबा, अपनी आवाज सुनाना जरा, सुनाओ अपनी आवाज, सुनाओ। तुम्हारे बारे में पता कैसे, जैसे तुम एक्सप्रेशन कैसे दोगे, ऐसे करके भाग जाओगे नालायक, हैं? मेरे को बोल रहे हो? हेडफोन लगाने पड़ गए, लोग भाग गए, तोबा 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 करके भाग जाओगे तुम। इधर देखो ध्यान से नालायक। तो यहाँ पे B2B में रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और B2C में जहां पर वो एक्चुअली परफॉर्म की जाएगी। फिर एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, और बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क हैं और बड़े बड़े इवेंट हैं, उनकी एंट्री टिकट होती है, ठीक है ना, उनकी क्या होती है, उनकी एंट्री टिकट होती है, एंट्री। अब एंट्री टिकट पे जीएसटी लगता है। जैसे आज इतने बड़े बड़े ओजला, जैसे बच्चे ने बोला ओजला का इवेंट हो रहे हैं, दिलजीत के इवेंट हो रहे हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, उनकी एंट्री टिकट है, तो उसको उस पे प्लेस ऑफ सप्लाई कहां बनेगा, जहां पर वो इवेंट है, जहां पर वो इवेंट है या जहां पर वो पार्क है, वो लोकेशन इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। बस ये पर ध्यान दो, वो लोकेशन जो है इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर मान ली जाएगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ठीक है नहीं?
चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब आओ इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस। अच्छा, ये इवेंट ऑर्गेनाइजर कौन होते हैं? जो ये बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवाते, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। जैसे एक मूवी आई थी अपना बैंड बाजा बारात, उसमें अंदर बिट्टू पारी और श्रुति कक्कड़ थे जिन्होंने बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए थे। तो इवेंट ऑर्गेनाइजर की जो सर्विस होती है, अगर ये B2B है तो फिर तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, और अगर ये B2C है फिर जहां पर वो इवेंट हो रहा है वो लोकेशन। बट अगर इवेंट मोर देन वन लोकेशन पे हो रहा है फिर प्रोपोर्शनेट बेस पे निकालेंगे, भाई किस स्टेट में कितना बड़ा इवेंट हुआ, अकॉर्डिंगली वहां पे वैल्यू निकालेंगे, देन जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। बट अगर इवेंट हो रहा है इंडिया से बाहर, मान लो कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया इंडिया से बाहर, फिर रिसीवर की लोकेशन जो है वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। जहां पे क्रिकेट फील्ड, जहां पे क्रिकेट खेली जा रही है, क्रिकेट वाले केस में जहां पर वो परफॉर्म की जा रही है, जहां पर मतलब उसका ग्राउंड है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा क्रिकेट वाले केस में। उसके बाद एक और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल कोरियर। अब ये जो भाई साहब ये जो ट्रक वाले सामान लेके आ रहे हैं, कोरियर वाले सामान लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये जो DTDC, डिलीवरी, शिप रॉकेट, ये जितने भी कोरियर वाले हमारे घर में बुक्स आती होंगी ना, तो बुक्स कोरियर से आती हैं, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है। फिर जो बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं इसमें अब क्या करें, तो गवर्नमेंट ने कहा देखो अगर ये सप्लाई B2B है तो भैया रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बट अगर B2C है तो जहां पर गुड्स हैंड ओवर किया, अब एक बात कहो, मैंने उसको दिल्ली में हैंड ओवर किया, वो बुक गई महाराष्ट्र, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। ओए ढोकले, ओ ढोकले, ओए ढोकले, इधर सुन, मैंने उसको दिल्ली में हैंड ओवर किया, वो बुक गई महाराष्ट्र, तो दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई है। जहां पर जानी है वो नहीं, जहां पर मैंने हैंड किया, मतलब उस कोरियर कंपनी वाले को जहां पर मैंने दिया वो कहां लेके जाएगा, वो नहीं, जहां पर मैंने उसको दिया गवर्नमेंट करी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा B2C वाले केस में। तो जितनी मेरी बुक्स जाती है जहां पर मैं उसको हैंड ओवर कर रहा हूं वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। आगे कहां बुक्स जा रही हैं वो मैटर उस केस में नहीं कर रहा। गवर्नमेंट करी GST जो है वो यहां पे इसके प्लेस ऑफ सप्लाई के बेस पे यहां पे लग जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? बोलो बोलो मेरे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन। अब जो लोग तुम्हें ढो ढो के जा रहे हैं, अब एक बात बताओ, दुनिया जा रही है ना ट्रेन में, दुनिया ट्रेन में जा रही है अब ट्रेन में जा रही है, हवाई जहाज में जा रही है, बसों में जा रही है, इतने कैब में जा रही है, ये सब पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है जी। ये हम सब क्या हैं, पैसेंजर ही तो हैं, हम पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। अब ये जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, अगेन अगर B2B है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर B2C है तो प्लेस वेयर द इम्बार्क, जर्नी तुम्हारी यात्रा। कन्वेंस ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की, मैटर वो नहीं करता, तुम्हारी यात्रा कहां से शुरू हुई। सर ये गाड़ी चली थी दिल्ली से कटरा, दिल्ली से कटरा, तुम्हारी टिकट बुक हुई सोनीपत हरियाणा, तो बच्चा जी हरियाणा दिल्ली नहीं, दिल्ली तो उसका इस कन्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है। तेरा स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है, तू कहां से इम्बार्क हुआ, तेरी टिकट कहां से बुक है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ट्रेन कहां से शुरू हुई वो छोड़ दे, ट्रेन को छोड़ दे मेरे बच्चे, ट्रेन को छोड़ दे, ट्रेन की दिक्कत नहीं है, तू कहां से चढ़ा, तेरी टिकट कहां से बुक हुई। सर मेरी टिकट बुक हुई थी दिल्ली से, बट मैं सोनीपत से चढ़ा हरियाणा से, अब बताओ क्या होगा, तो बेटे दिल्ली होगा। अब उसको कोई सपने थोड़ा आ रहे हैं कि तू सोनीपत चढ़ेगा, टिकट तूने दिल्ली से बुक कराई ना, तो इम्बार्किंग पॉइंट दिल्ली है, इम्बार्किंग पॉइंट दिल्ली। अब तू दिल्ली से चढ़ा नहीं चढ़ा, तू ट्रेन में गया ही नहीं, मैटर ये थोड़ा करता है भाई। गवर्नमेंट अब एक एक ऑफिसर ये थोड़ा चेक करेगा तेरे पीछे कि तू कहां से चढ़ा है। मेन होता है टिकट के बेस पे, जहां से आपने टिकट बुक कराई वही पैसेंजर का इम्बार्किंग पॉइंट बन जाता है, अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई निकल जाता है। तो B2C वाले केस में इम्बार्किंग पॉइंट यहां पे आ गया। फिर सर्विस ऑन बोर्ड एक कन्वेंस, आपको पता है सर्विस ऑन बोर्ड एक कन्वेंस। अब जो ये कन्वेंस होते हैं उसके बीच में सर्विसेज मिलती हैं, स्पा की सर्विस मिलती है, मसाज, हाँ मसाज की सर्विस मिलती है, सैलून की सर्विस मिलती है। आप कभी जाओ बिजनेस क्लास के अंदर सर्विसेज मिलती हैं सर, रेस्टोरेंट की सर्विस, खाने पीने की पूरा प्रॉपर इंतजाम होता है। क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ अब एक बात तो, अब
गुड्स वाले केस में तो टेकन ऑन बोर्ड था, सर्विस मिल रही है अगर बीच में तो फिर जहां से, अब सुनो ये किसका, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, तुम्हारा नहीं, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट कन्वेंस का। अब यहां पे दिल्ली से कटरा तो दिल्ली बनेगा, तुम कहीं से भी चढ़े। यहां पे कन्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, यहां पे कन्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो। ऊपर वाले केस में जहां से तुमने यात्रा शुरू की, नीचे वाले केस में जहां से कन्वेंस ने यात्रा शुरू की। क्या बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले केस में जहां से तुमने यात्रा शुरू की, इस वाले केस में जहां से कन्वेंस ने यात्रा शुरू की। तुमने यात्रा नहीं, कन्वेंस, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो ये बिहार से अमृतसर ट्रेन जा रही है, तुम दिल्ली से चढ़े तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार बनेगा, इस केस में दिल्ली बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। एम्बार्किंग पॉइंट का मतलब होता है तीरथ जहां से तू चढ़ेगा भाई, जहां से तू चढ़ेगा। तेरी टिकट बुक हुई है दिल्ली से अमृतसर तो दिल्ली है, तू चढ़ा नहीं चढ़ा मैटर ये नहीं करता ना भाई। एम्बार्किंग पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट तेरा, तो तेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो दिल्ली है ना। तेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो दिल्ली है, ठीक है। तो इसमें इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट आ रहा है वो कन्वेंस का आ रहा है, और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, पैसेंजर का आ रहा है। क्लियर है? उसमें स्टार्टिंग पॉइंट पैसेंजर का है, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कन्वेंस का है, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ। अब ये बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकर। अब बैंकिंग में देखो दो चीजें होती हैं, बैंक में सर्विस अकाउंट होल्डर भी लेते हैं, नॉन अकाउंट होल्डर भी लेते हैं। अब अगर बैंक में अकाउंट होल्डर ले रहे हैं तो फिर तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं पता तो सप्लायर की लोकेशन। तो उसने वही बोला कि भैया रिसीवर की लोकेशन जो भी एड्रेस में होगी, ठीक है, बैंक के। और अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं है भाई, तुम कस्टमर नहीं हो बैंक के, तो तुम्हारी लोकेशन तो बैंक के पास होगी नहीं, तुम कहाँ के हो। तो गवर्नमेंट कह रही फिर सप्लायर जहां का होगा फिर वो लोकेशन पीओएस बन जाएगा जी। तो या तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं पता तो फिर सप्लायर की लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर मान लिया जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस सर्विस। अब इंश्योरेंस सर्विस में तो पता होती है ना लोकेशन भाई, इंश्योरेंस सर्विस में तो पता होती है लोकेशन। इंश्योरेंस सर्विस में कैसे पता होती है? क्योंकि इंश्योरेंस तो उन्हीं रिसीवर की बात करेगा ना जो इन्होंने इंश्योरेंस कराया है। ऐसा थोड़ा कोई भी कस्टमर, मेरा इंश्योरेंस अगर एचडीएफसी का है तो मैं एचडीएफसी के पास ही जाऊंगा ना, मैं क्यों एसबीआई के पास जाऊंगा भाई? अगर मेरा इंश्योरेंस एचडीएफसी का है तो मैं एचडीएफसी के पास जाऊंगा, क्यों एसबीआई के पास जाऊंगा? तो इंश्योरेंस में तो हमेशा रिसीवर की लोकेशन पता होती है। तो अगर ये B2B सप्लाई है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, B2C में ऑलवेज रिसीवर की लोकेशन, ठीक है, B2C में, ठीक है। और इसमें ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, इसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर रिसीवर की लोकेशन, इसमें ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। इसमें रिसीवर की लोकेशन ही होता है, मतलब रिसीवर की लोकेशन जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में है, रिसीवर की लोकेशन जो सप्लायर के रिकॉर्ड में है। 16 मार्च में। बैंकिंग सर्विस ना, बैंकिंग सर्विस जो तुम्हें ड्राफ्ट बनवा के दे रहे हैं, लोन जो तुम्हें दे रहे हैं, लोकर की सर्विस हो गया, दुनिया जहान की बैंक आपको सर्विस दे रहे हैं। तो बैंक जो सर्विस दे रहा है वो बैंकिंग सर्विस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाओ एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट का ना आपको मैंने एक लंबा चौड़ा पीडीएफ दिया था अलग अलग करके, तो उस पीडीएफ में से आपको एडवर्टीजमेंट वाला फंडा पढ़ना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो होती है ना वो अलग अलग टाइप की होती है। अब जो बच्चे रेगुलर बैच वाले नहीं है, मैं एडवर्टीजमेंट वाला पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। जैसे क्योंकि एडवर्टीजमेंट वाले केस में क्या है, एडवर्टीजमेंट आप मान लो सन बोर्ड पे करवा रहे हो, रेडियो में करवा रहे हो, टीवी पे करवा रहे हो, उसके बाद फिर आप अपना यूट्यूब पे करवा रहे हो, फिर आप अपना उस पे अपना ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग में अपना एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, मेट्रो पे करवा रहे हो, ट्रेन पे करवा रहे हो, टिकट्स पे करवा रहे हो। तो ये पॉइंट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके पॉइंट की यहां पर बात करें, एडवर्टीजमेंट सर्विस टू द गवर्नमेंट, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी एडवर्टीजमेंट कहां पे हो रही है, तो अकॉर्डिंगली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है, और देन फिर वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है एडवर्टीजमेंट वाले केस में। बट खुशी की बात इतनी है, एडवर्टीजमेंट वाला पंगा तुम्हारे एग्जाम में कभी बनता नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे एग्जाम में ये ऊपर वाले सारे बन सकते हैं, एडवर्टीजमेंट वाले के चांस 1%,
ठीक है ना। तो ऊपर वाले ध्यान रखना, ये ऊपर वाले याद होने बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू एडवर्टीजमेंट वाला। उसके बाद जी अब यहाँ पे देखो जी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जी। अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में क्या क्या होता है जी। अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में पहला तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जैसे मान लो कोई सर्विस इन्वॉल्विंग फिक्स लाइन या लीज या इंटरनेट लीज सर्किट डिश एंटीना, जो फिक्स लाइन नहीं होती, जो बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं डिश एंटीना, तो गवर्नमेंट कहती है जहां पर वो इक्विपमेंट फिक्स होगा, मतलब जहां पे वो फिक्स इक्विपमेंट होगा, मतलब वो डिश एंटीना लगा होगा, वो लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा इस केस के अंदर तो जी। ठीक है। फिर अगर मान लो पोस्ट पेड मोबाइल जी, अब अगर पोस्ट पेड मोबाइल इंटरनेट सर्विस, अगर पोस्ट पेड मोबाइल इंटरनेट सर्विस, अब मान लो तुम्हारा पोस्ट पेड, जैसे हमारे घर में एयरटेल का जो वाईफाई लगा है वो पोस्ट पेड है, हमारे घर में जो एयरटेल का वाईफाई लगा है ना ये पोस्ट पेड है। हो सकता है आपके घर में भी वाईफाई लगाओ पोस्ट पेड लगाओ, हो सकता है आपका फोन का कनेक्शन पोस्ट पेड वाला हो, तो उस केस में तो लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस, भाई जो मेरा बिलिंग एड्रेस होगा वही लोकेशन होगी, अगर वह अवेलेबल नहीं है तो सप्लायर की लोकेशन। बट 99% केस में तो बिलिंग एड्रेस तो होगा ही होगा। कई बार क्या होता है हमने जगह चेंज कर ली, जगह चेंज कर ली, बिलिंग एड्रेस वही है, तो वहां पे अब कोई रहता नहीं है, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है हम जीएसटी तो लेंगे। अगर रिसीवर की लोकेशन अवेलेबल नहीं हो पा रही तो सप्लायर की लोकेशन, नहीं तो जो तेरे रिकॉर्ड में बिलिंग एड्रेस होगा भाई, जहां जिसके जिस लोकेशन पे बिल जाता है, जिसके नाम से बिल जाता है, तो वो लोकेशन जो होगी प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर बन जाएगी जी। ठीक है। न्यू क्लासेस चालू करके हमें भूल जाओगे आप, हाँ भूल जाएंगे। क्या हुआ, तुझे याद है ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया के अख भर आई, किसी से अब क्या कहना है। वैसे मेरा नया बैच स्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब अभी तो ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है, अभी तो ग्रुप 2 स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा नया बैच तो बाद में स्टार्ट होगा, तभी तो मैं तुम्हारी मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ, तभी तो मॉर्निंग में क्लास ले रहा हूँ। अगले पॉइंट पर आओ। अब ये प्रीपेड मोबाइल जी, अब ये प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट डीटीएच सर्विस प्रोवाइडेड, अब ये हमारा ऑलमोस्ट काफी सारे बच्चों का प्रीपेड मोबाइल होता है जी, प्रीपेड वाईफाई होता है उस केस में। अब अगर मान लो थ्रू सेलिंग एजेंट रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एड्रेस ऑफ सच सेलिंग या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर इन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। इट मीन्स अगर मान लो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई की है, तो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किया, तो कंपनी के रिकॉर्ड में जो डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस होगा वो लोकेशन का प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। बट अगर कंपनी ने फाइनल सब्सक्राइबर को सप्लाई की है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है जहां पर वो वाउचर या तो जहां पे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या जहां पर वाउचर सेल किए गए हैं, वो लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर बन जाएगी। और अगर पेमेंट ऑनलाइन आ रही है, आजकल तो ऑनलाइन रिचार्ज करवाते हैं, 90% तो ऑनलाइन रिचार्ज करवा रहे हैं, तो अगर हम ऑनलाइन रिचार्ज करवा रहे हैं तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। अब एक बात तो हमने आधार कार्ड दिया होगा ना, उस आधार कार्ड में हमारा एड्रेस होगा ना, तो जो हमारा एड्रेस होगा उसी की वजह से प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, अकॉर्डिंगली यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सर डीटी बता दो, डीटी 18 या 20 को स्टार्ट होगा जी, डीटी 18 या 20 को स्टार्ट होगा। आज 14 तारीख है ना, 15 16 17, तो किसी भी 17 तक हम अपना खत्म कर देंगे, 17 18 को, और बस जैसे ही खत्म होगा उसके अगले दिन से डीटी स्टार्ट हो जाएगा जी। और डीटी भी सेम इसी पैटर्न पे चलेगा। और जितनी मैंने जीएसटी की क्लास ली है ना, इनको मैं 3 मैराथन में कन्वर्ट करके डाल दूंगा जी। आज हमारी क्लास नंबर 20 है ना, तो आई थिंक 4 क्लास और होंगी, तो अगर 2 मैराथन में कन्वर्ट होगी 12-12 घंटे की, तो 2 में डाल दूंगा, नहीं तो 3 मैराथन में कन्वर्ट करके डाल दूंगा कि अगर किसी को ये 22 सेशन नहीं देखने तो वो 3 मैराथन भी स्पीड फास्ट करके देख सकता है। ठीक है ना, तो अगर हो सकेगा तो 9-9 घंटे की 3 डाल दूंगा, या 8-8 घंटे की, जितने की भी बनेंगी 3 मैराथन करके या 2 मैराथन करके डाल दूंगा जीएसटी की भी, ताकि तुम्हें इतने सारे सेशन दोबारा से ना देखने पड़े। फिर आप में से कोई बच्चा हिम्मत करेगा, उसका टाइम स्टैंप बना देगा तो और अच्छा हो जाएगा, टाइम स्टैंप को मैं पिन कर दूंगा तो सबका काम आसान हो जाएगा जी। ठीक है जी, चलो इधर देखो ध्यान से जी। हाँ अब तो जीएसटी में कुछ बचा ही नहीं वरुण, अब तो जीएसटी में बचे गए हैं छोटे मोटे 1-2 टॉपिक ही तो बचे हैं बस, एक एग्जामिशन वाला बचा हुआ है और आपका रिटर्न वाला टॉपिक बचा हुआ है बस, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई वाला तो कल खत्म ही हो जाएगा ना, तो ऑलमोस्ट तो अब 2-3 लेक्चर का काम है जी बस। बस आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, होमवर्क जो मैं दे रहा हूँ, होमवर्क का मतलब होमवर्क थोड़ा सा हिम्मत करके उसको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे।
अगर आप मेरा साथ दोगे तो 18-19 तक हम खत्म। मेरा टारगेट 20 का था, मतलब मेरा टारगेट 20 लेक्चर का था, बट 3-4 लेक्चर मेरे ख्याल से ऊपर अलग लगेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेन सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए बस जी। डीटी, जैसे अब डीटी भी 30 लेक्चर लगेंगे जी, मतलब ये मान के चलो हम 20 तारीख को स्टार्ट करेंगे तो 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक हमारा डीटी चलेगा जी, 20 अप्रैल तक हम डीटी लेके चलेंगे जी। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे देखो, अदर केस में, अदर केस में तो वही है रिसीवर, और अगर रिसीवर नहीं है तो फिर सप्लायर की लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई हमारा बनेगा टेलीकम्युनिकेशन वाले केस में जी। अच्छा, अब ना एक इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में याद है हमने कहा था मोर देन वन लोकेशन पे, तो अगर होटल की बात करते हैं तो कितने नाइट आप होटल में रहे, कितने नाइट आप होटल में रहे, उस बेस पे प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता है। और अगर अगर वो एरिया की बात करते हैं, जैसे रोड, हाईवेज, ब्रिज, तो कितना एरिया किस स्टेट में कवर हो रहा है। याद है मैंने कहा था कि अगर हाईवे बन रहे हैं, अब अगर इतने हाईवे बन रहे हैं बड़े बड़े, तो कितना सड़क, कितना सड़क का एरिया किस स्टेट में, मतलब कितने किलोमीटर किस स्टेट में कवर हो रहे हैं, उसके बेस पे फिर हम प्रपोर्शनेट करते हैं। और फिर जो बात होती है हाउस बोट की, हाउस बोट जो होती हैं, जो अपना कश्मीर के अंदर जो बोट्स चलती हैं, तो उसमें फिर कितने घंटे आप किस, जो क्रूज हो गया, वेसल हो गया, कितने घंटे आप किस जगह पे रहे, मतलब किस स्टेट में रहे, अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं। ये हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले केस में 3 केस किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो, मोर देन वन लोकेशन वाले। तो होटल वाले केस में तो नाइट स्टे के बेस पे निकालते हैं, जो एरिया सड़क वड़क हो गया, हाईवे हो गया, उसमें एरिया वाइज निकालते हैं, उसमें एरिया वाइज निकालते हैं जी, ठीक है। और अगर बात करूंगा उसकी अपना हाउस बोट की होगी या शिप की होगी, उस केस में कितने आवर्स आप किस स्टेट में रहे, अकॉर्डिंगली हम प्रोपोर्शनेट करते हैं जी। डन जी, ये पॉइंट हमने वहां पे कंप्लीट किया था जी। चलो, तो ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई वाला पॉइंट निकल के आ रहा है। अब यहां पे ना इसके क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ये राज, कितने क्वेश्चन है आपके प्लेस ऑफ सप्लाई के, ये लो हैं 26 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, नीचे से स्टार्ट कर दो, ठीक है, नीचे से शुरू कर दो या ऊपर से कर दो, बट मैं दोबारा कह रहा हूं, पहले एक बार बहुत अच्छे से ट्राई करना, नीचे आंसर भी दिए, आंसर को पढ़ना, ओपन बुक है। अगर बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि सर ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप डाउट्स लिखेंगे, कल आते ही पहले मैं आधे घंटे में डाउट्स ले लूंगा। देन फिर हम कल, सुनो ध्यान से, कल जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे रिटर्न वाला, ठीक है ना। एक बार चेक करना कौन कौन से टॉपिक, इंट्रोडक्शन हो गया, चार्ज हो गया, सप्लाई, कॉम्पोजिशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एग्जाम्शन बचा हुआ है, आईटीसी हो गया, पेमेंट हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, उसके क्वेश्चन एक बार अभी आप ट्राई करके आएंगे, बाकी मैं कल कराऊंगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस, ई वे बिल हो गया, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला तो चलो हो ही, मतलब मान ही लो, एक छोटा सा टॉपिक बचा है, टीडीएस टीसीएस भी इसके अंदर कुछ खास है नहीं है। रिटर्न तो कल हम ऐसा कर लेंगे, कल हम रिटर्न वाला टॉपिक यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, कल हम रिटर्न वाला टॉपिक यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। तो 2 और 2 4, 14 15 16 17 18, हाँ आराम से हो जाएगा जी। मतलब 18 को हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, चाहे बीच में एक आधी क्लास थोड़ी सी लंबी लेके 18 को हम फाइनली पैक कर देंगे जी, 18 को हम फाइनली पैक कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।